नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 4 जिसमें हम सबसे पहले यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। हमारे यूनिट 3 का अनुमान जो है वो स्पीकिंग एक्टिविटीज फर्स्ट, स्टोरीज, डायलॉग्स, रोल प्लेज और डिबेट्स है। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। मकालमे और किरदार अदा करना, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद मुबाहिस क्या होता है, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट एक्टिविटीज क्या है और हमें वर्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वर्ड्स को कंटेंट के हिसाब से किस तरह से इस्तेमाल करना है, वर्ड्स को सेटिंग के हिसाब से किस तरह उन्हें इस्तेमाल करना है, सिचुएशन के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। फिर हम उसके बाद इस यूनिट में ये भी जानेंगे कि थॉट्स जो है उनको किस तरह से लॉजिकल वे में, सीक्वेंशियल वे में उनको प्रेजेंट करना है, और लैंग्वेज का रवानी से, एतमाद से और तेजी से किस तरह से इस्तेमाल करना है। और हम इस यूनिट में ये भी जानेंगे कि वैल्यूज और जो जजमेंट है उनका क्या रोल है हमारी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के तारुफ पर थोड़ा नजर डालते हैं। बोलना मुख्तलिफ सबाक व सयाक में जुबानी और गैर जुबानी अलामतों के इस्तेमाल के जरिए मानी की तामीर और इश्तराक का अमल है, और बोलना दूसरी जुबान सीखने और सिखाने का एक अहम हिस्सा है। ये महज मकालमों को हफिज करने की मशकों की तकरार नहीं है। तो इसके बजाय ये किसी की बातचीत की महारत को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से लोग अपना इजहार कर सकते हैं और ये सीखते हैं कि समाजी और सकाफती उसूलों को पैरवी कैसे की जाती है, और हर बातचीत के लिए मौजू हो, यानी हर बातचीत के लिए, यानी टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास में मवासलाती जुबान की तालीम और बाहमी ताउन से सीखना इस मकसद के लिए बेहतरीन काम करता है। मवासलाती जुबान की तालीम हकीकी जिंदगी की सूरत हाल पर मबनी है जिसमें मवासलात की जरूरत होती है। मुख्तसर ये क्लासरूम का माहौल बनाने में मदद करता है जहां आपके पास हकीकी जिंदगी का मवासलत, मुस्तद सरगर्मियों और बाहमी काम या जो जुबान या जुबानी को फरोग देगा। तो ये उस वक्त हो सकता है जब आप किसी मकसद को हासिल करने या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए ग्रुप में ताउन करते हैं। जब हम बात करते हैं स्पीकिंग एक्टिविटीज जो है वो कम्युनिकेशन में फरोग देती है, ये हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। डायलॉग्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, डिस्कशंस के जरिए, डिबेट्स के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, प्रेजेंटेशंस के जरिए और रोल प्ले के जरिए। अब हम देखते हैं स्टोरीज पे बात करते हैं, यानी कहानियां। शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं ये वन सेटिंग में ये फिनिश हो जाती है। ये एक शॉर्ट यानी बहुत ही छोटा काम जो है, अफसाना का एक छोटा सा काम होता है। अफसाना जो है ये नसरी तहरीर यानी इमेजिनेड इवेंट्स, यानी तस्वीराती वाक़ात या किरदार के बारे में जो ये राइटिंग की जाती है, फिक्शनल राइटिंग जो है। तो शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली अक्सर जो है फिक्शनल राइटिंग होती है। इसमें कभी कभार रियल इवेंट्स भी इनमें डिस्कस किए जाते हैं, बट
अक्सर जो ऑथर्स हैं वो शॉर्ट स्टोरीज को एक फिक्शनल अंदाज देते हैं, यानी वो इमेजिनेड इवेंट्स को डिस्कस करती है। जो ये प्रोज राइटिंग यानी नसरी तहरीर जो है ये शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसमें वर्सेस नहीं होते, इसमें मीटर्स, रिदम, ये सब एलिमेंट्स जो है पोइट्री नहीं देख सकते। नसरी तहरीर का एक और जो हिस्सा है, इकसाम जो है वो नॉवेल्स है। नॉवेल्स भी एक फिक्शनल प्रोज की तरह माना जाता है, लेकिन ये इसकी जो लेंथ होती है वो बाकी स्टोरीज से कुछ ज़्यादा ही होती है। तो शॉर्ट स्टोरीज जो है, अगर शॉर्ट स्टोरीज में 50 से ज़्यादा, 50 से 100 पेजेस तक अगर शॉर्ट स्टोरीज होती हैं तो उसको हम नोवेला कहते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज के एलिमेंट्स जो हैं, यानी कहानी के अनासर जो है वो क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो कहानी के अनासर में सबसे पहले तरतीब, उसके बाद हम किरदार पे बात करेंगे, प्लॉट पे, थीम पे, तनाज़ा पे। तो सबसे पहले हम तरतीब पे बात करते हैं, यानी सेटिंग्स, जिसको हम सेटिंग कहते हैं। स्टोरीज में, कहानियों में सेटिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। सेटिंग से हमें टाइम का पता चलता है, जगह का पता चलता है कि ऑथर जो है इस सीन को कहाँ पर क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर उसको सेट कर रहा है। तो ऑथर हमें सबसे पहले एक ज़मीन की वज़ाहत या मनाज़िर की वज़ाहत देता है, या इमारतों, मौसमों या मौसम की तफ़सील देता है, जिसको हम सेटिंग कहते हैं। इसमें सेटिंग में ये सब डिस्क्राइब होता है कि स्टोरी कहाँ पर कैसे शुरू हो रही है, और उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, ये किस तरह से रीडर्स के माइंड में किस तरह से एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगा। ये सब जो है ये सेटिंग में शामिल है, यानी तरतीब में शामिल है। तो तरतीब से ही पता चलती है कि जो ऑथर है उसका टोन क्या है, कैरेक्टर्स का टोन क्या है, मूड क्या है, तो उससे ये सब सेटिंग में ही शामिल है। सेटिंग में हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है उसका, स्टोरी में उस में वक्त क्या दिखा रहा है, किस साल के बारे में बात की जा रही है, या अगर हिस्ट्री का कोई किस्सा दिखा रहे हैं तो कौन से वक्त का किस्सा दिखा रहे हैं, या सीनरी जो है, किस सीनरी में ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, किस वेदर में स्टार्ट हो रही है, किस लोकेशन में ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। जो एक अच्छा ऑथर होता है वो 5 सेंसेस से वजाहत पेश करता है, यानी एक गुड सेटिंग से ही एक गुड ऑथर की पहचान होती है। यानी सेटिंग जो है इसका काफी अहम रोल है कहानियों में। अब हम इसके बाद देखते हैं किरदार, यानी कैरेक्टर्स। किरदार यानी जो स्टोरी में जितने भी किरदार शामिल हैं, चाहे वो लोग हो सकते हैं, एनिमल्स यानी जानवर हो सकते हैं, कुछ क्रिएचर्स भी हो सकते हैं स्टोरी में। तो हर कोई स्टोरी जो है, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, कोई भी फिक्शनल स्टोरी जो है वो कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो रही होती है, यानी किरदार से ही स्टार्ट होती है। इसमें या तो प्रोटोगोनिस्ट होता है, इसमें एंटागोनिस्ट भी होता है। प्रोटोगोनिस्ट यानी जो एक अच्छा शख्स होता है वो कहानी में इसको दिखाते हैं। उसके बाद कहानी में एक एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, यानी एक बैड गाय या कुछ कुछ बैड फोर्सेस जो है वो भी हो सकते हैं इस कहानी के अंदर। तो इस तरह से जो है कैरेक्टर्स कहानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो ऑथर है वो कैरेक्टर को या तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की दिखाता है या इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन यानी ऑथर जो है वो किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन करता है। वो खुद उस पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल, द पेशेंट बॉय एंड द क्वाइट गर्ल
were both well behaved and did not obey their mother. यानी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि पेशेंट बॉय यानी जो काफी सुलझा हुआ लड़का और क्वाइट गर्ल जो है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है कि लड़की की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, लड़के की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। तो या तो इस तरह से डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है या इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, जिसमें रीडर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन पर्सनैलिटीज के बारे में खुद रिवील करता है कहानी को पढ़कर। वो रिवील करता है कि ये कैरेक्टर जो है ये कैसा कैरेक्टर है, यानी इसका किरदार जो है वो कैसा है, चाहे वो अच्छा किरदार है उसको उसमें या बुरा किरदार है, बुरा किरदार दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो डायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि स्टोरी में आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील होता है कि वो पर्सनैलिटी जो है उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कैसी है। अब हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स जो होते हैं, जो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज या फिक्शनल स्टोरीज में यूजुअली इस्तेमाल होते हैं कैरेक्टर को कैरेक्टर की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, जैसे ऑनेस्ट, लाइट हार्टेड, ब्राइट, courageous, funny, humorous, reserved, bossy, witty, tall, dark, happy, disagreeable, handsome, pretty। तो ये सब जो है ये कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है जो स्पेसिफिकली जो क्वालिटीज किसी कैरेक्टर की क्वालिटीज या किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं प्लॉट पे। प्लॉट यानी वाकयात और किरदार के अमाल का एक सिलसिला है जो मरकजी तनाज़ा से मुतल्लिक है। यानी हर किसी स्टोरी में प्लॉट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस प्लॉट के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, यानी एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन यानी नुमाइश, जब कैरेक्टर्स ये एक यूजुअली स्टार्ट ऑफ स्टोरी रहती है, यानी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक्सपोजिशन उसको कहते हैं, यानी नुमाइश उसको कहते हैं। यहाँ पर एक्शंस जो है वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं, किस तरह से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है, उसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद कहानी में एक राइजिंग एक्शन आता है, जिसको कहते हैं कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इस स्टोरी के अंदर आ जाते हैं, जहां पर एक टर्निंग पॉइंट नजर आता है स्टोरी में। एक कहानी जो है उसमें एक इंटरेस्ट सा डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्लाइमैक्स यानी अरूज। क्लाइमैक्स एक टर्निंग पॉइंट होता है जो राइजिंग एक्शन के बाद ही इसका आना शुरू हो जाता है। तो इसका एक टर्निंग पॉइंट या तो ये एक मेंटल मूवमेंट हो सकता है या एक एक्शन के जरिए जो है क्लाइमैक्स स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन यानी ये क्लाइमैक्स के बाद जो फॉलो हो जाता है, जो जितने भी एक्शंस जो क्लाइमैक्स के बाद आ जाते हैं उनको हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन यानी किरारदाद, यानी किरारदाद जो है ये एक कंक्लूजन होता है। इसमें जो पूरी स्टोरीज जो है उनको ज्वाइन करके एक थ्रेड से बनाया जाता है, यानी एक कंक्लूजन रहता है इस स्टोरी का, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमैक्स जो है इस स्टोरी में, क्लाइमैक्स जो है वो उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक एक्साइटिंग पार्ट रहता है स्टोरी के अंदर, यानी एक रीडर या व्यूअर जो है, या यूजुअली आजकल जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके ऊपर भी वो भी आज विजुअलाइज की जाती है। तो जब एक व्यूअर हो तो या रीडर हो तो उनके लिए एक कैची बन जाता है कि इस कहानी को फिर आगे पढ़ना, इस कहानी को आगे देखना। तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है, एक एक्साइटिंग पार्ट बन जाता है। तो इसमें हर किसी प्लॉट के अंदर सस्पेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक सस्पेंस डेवलप करना कहानी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। एक फ्लैशबैक
क्रिएट करना, वो भी काफ़ी अहम है प्लॉट के अंदर। यानी किस तरह से वो स्टोरी में ऑथर्स दिखाते हैं कि किस तरह ये एक्चुअली इस एक्शन के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है, इसका पास्ट इवेंट दिखाते हैं, तो उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। उसके बाद सरप्राइजिंग एंड, यानी एक ऐसा एक एंड होता है जहाँ पर रीडर या व्यूअर जो है इसको एक्सपेक्ट नहीं करता है, एक टर्निंग पॉइंट रहता है। उसके बाद फोरशैडोइंग भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी फोरशैडोइंग यानी उससे एक हिंट मिलती है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो ये सब जो है ये प्लॉट के कुछ टेक्निक्स हैं, स्पेशल टेक्निक्स, यानी सस्पेंस, फ्लैशबैक, सरप्राइज एंडिंग और फोरशैडोइंग। अब हम इसके बाद बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाज़ा पे हम बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हम कहते हैं कि एक स्ट्रगल है, ये प्रॉब्लम हो सकती है स्टोरी के अंदर 2 लोगों के दरमियान, या कुछ चीज़ों को लेकर ये सब तनाव जो है ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, या कुछ आइडियाज़ के दरमियान जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टोरी के एक साइड में होता है और जो बाकी कैरेक्टर्स रहते हैं स्टोरी के अंदर वो उसके दूसरे साइड में रहते हैं। यानी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो कुछ पॉइंट को लेकर, वो कुछ आइडियाज़ को लेकर वो पूरा उसका उसका जो रोल है वो डिफरेंट रह जाता है बाकी कैरेक्टर्स से। तो इसमें मेन कैरेक्टर जो है ये बहुत ही इसमें दिखाते हैं कि स्ट्रगल जो है, कितना स्ट्रगल करता है अपना अपने पॉइंट को लेकर, अपने पॉइंट को डिस्कस करता है, या किस तरह से अपनी आइडियाज़ को पेश करता है। तो इस तरह से, या सोसाइटी में किस तरह से वो चेंज लाना चाहता है, वो कैरेक्टर के ज़रिए ही ये सब दिखाया जाता है। तो कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमेशा एक बैड कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया जाता है। कुछ ऐसी इमेजेस भी दिखाई जाती है जो एक सोसाइटी के लिए एक आइडिया रेज़ करने के लिए भी इस तरह की स्टोरीज़, इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में उनको दिखाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके इकसाम क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स या तो कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर हो सकता है। एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के खिलाफ वो किस तरह से आवाज़ उठाता है या किस तरह से वो लड़ता है, वो दिखा सकता है। या कैरेक्टर वर्सेस नेचर, यानी एक कैरेक्टर किस तरह से नेचर के खिलाफ या नेचुरल फोर्सेस के खिलाफ आवाज़ उठाता है। या कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, या ये कहानी जो है ये कैरेक्टर और सोसाइटी के दरमियान स्टार्ट हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से स्टार्ट हो सकता है अपनी बिलीफ्स को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, कुछ प्रॉब्लम को लेकर सोसाइटी और कैरेक्टर के दरमियान इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होती है। उसके बाद या तो कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, यानी कैरेक्टर जो है वो खुद के खिलाफ खुद से लड़ता है, अपनी इनर इंस्टिंक्ट से वो किस तरह से लड़ता है, इस टाइप की भी शॉर्ट स्टोरीज रहती हैं। या कैरेक्टर वर्सेस फेट, कैरेक्टर किस तरह से अपनी तकदीर के खिलाफ वो लड़ता है, अपनी डेस्टिनी के खिलाफ वो किस तरह से लड़ता है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं थीम पे। थीम यानी वो एक मेन आइडिया रहता है या मेन बिलीव रहता है शॉर्ट स्टोरी का। इसमें जो थीम है ये या तो ये फिक्शनल होती है या तो ये रियल लाइफ इवेंट्स पे होती है। यूजुअली जो थीम्स हैं वो फिक्शनल रहती है, यानी वो अफसाना निगारी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इनमें जितना भी एक स्टूडेंट इन शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ता है उससे उनकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज स्किल्स जो है उनकी डेवलप हो जाती है। उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो उनसे उनमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं डायलॉग्स एंड रोल प्लेइंग पे हम बात करते हैं। डायलॉग्स और रोल प्लेइंग जो है ये एक एक्टिविटीज़ हैं जो हर किसी लैंग्वेज लर्नर को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए क्योंकि इनसे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती है, उनसे
लैंग्वेज जो है इनका पूरा बेटर ग्रास्प हो जाता है। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो डायलॉग्स, ऐसी एक्टिविटीज़ में डायलॉग्स और रोल प्ले में उनमें एक्ट करे, ताकि जो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाए। डायलॉग्स जो है वो एक मॉडल की तरह काम करते हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए एक बेस बनाते हैं। डायलॉग्स जो है ये इनमें मेमोराइज़ेशन नहीं होती है, बल्कि स्टूडेंट के लिए एक तरीका बन जाता है, कि एक ट्रैक बन जाता है कि किस तरह से बात को शुरू करना है, किस तरह से बात को आगे बढ़ाना है। तो एक एक्टिविटीज़ रहती हैं जो क्लासरूम में इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो डायलॉग्स जो हैं ये हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स को डेवलप करती हैं। ये एक यूजुअली एक कॉमन सी प्रैक्टिस रहती है इंग्लिश क्लासरूम्स में, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो एक रोल प्ले करते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने आके कुछ कैरेक्टर्स का रोल करती हैं, कुछ रोल करती है एज अ बैंक क्लर्क या बैंक कस्टमर, उस तरह के रोल करती हैं। तो ये एक काफ़ी गुड प्रैक्टिस है, जिससे हमारी जो स्किल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, वो डेवलप डेवलप हो जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में खाली वोकैबुलरी को डेवलप करना या ग्रामर स्किल्स को डेवलप करना काफ़ी नहीं है, बल्कि नॉन वर्बल स्किल्स को भी डेवलप करना, इनको भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हैं, उनको डेवलप करना वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो डायलॉग से या रोल प्ले से ये भी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल ये एक प्रैक्टिस है जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ताकि इससे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इससे वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक डायलॉग जो है ये बैंक क्लर्क और बैंक कस्टमर के दरमियान एक डायलॉग हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। तो इस कन्वर्सेशन को आप पहले देखें, उसके बाद आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट के साथ इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करके आप इनका रोल यूज़ कर सकते हैं एज अ बैंक क्लर्क या एज अ बैंक कस्टमर। इस तरह के रोल आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को लेते हैं, बैंक क्लर्क और बैंक कस्टमर को लेते हैं। Bank clerk, good morning. Welcome to the Grammar Bank. How can I help you? Customer, good morning. I would like to open a bank account. Bank clerk, sure. What kind of account would you like to open? A saving account or a checking account? Customer, what is the difference? Bank clerk, a checking account is designed to use for everyday transaction, yet the money is a saving amount is meant to stay in the account and earn interest over time. Customer, I see. Actually, I want to apply for the credit card. That's why I need an account. Bank clerk, okay then, you probably want a checking account? Customer, well, thank you. I would like that. Bank clerk, sure. We will have you fill out an application form, please. Customer, no problem. Bank clerk, how much of the credit limit were you looking for? I would like a $10,000 spending limit. Bank clerk, all right, we will see what can we do. We might be able to get you one of our gold cards with $10,000 spending limit. Customer, wonderful. Will I also collect points when I use the card? Bank clerk, sure. With our golden card, you will get the 10 reward points for every dollar spent. Customer, perfect. I have filled out the form. Do you need anything else? Bank clerk, you just need to deposit a minimum of $250 into your new checking account. Customer, very well, here you are. Bank clerk, thank you. Your account is set up now and your credit card will be mailed to your address within 5 to 10 business days. Customer, thank you for your help. Have a good day. Bank clerk, thank you.
यू टू। तो एक एग्जांपल है, ये एक डायलॉग जो है बैंक क्लर्क और बैंक कस्टमर के दरमियान हो रही है, जहाँ पर एक बैंक कस्टमर जो है वो गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसके लिए उसे अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। और किस तरह से बैंक क्लर्क उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देता है कि कितने टाइप्स के अकाउंट हैं, आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किस तरह से बैंक अकाउंट खोलना है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड जो है उसकी जो सहूलियत आपको फराहम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये एक कन्वर्सेशन है जो आप इस तरह के रोल प्ले कर सकते हैं, इस तरह के डायलॉग्स जो हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरीके के रोल प्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आगे आप बहुत सारे टॉपिक्स पे आप जो है वो बात कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है ए चेक इन एजेंट एंड अ पैसेंजर, यानी एजेंट और पैसेंजर के दरमियान किस तरह की डायलॉग्स जो है वो यूज करते हैं, किस सिचुएशन के हिसाब से वो किन वर्ड्स का यूज करते हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, या रिसेप्शनिस्ट और क्लाइंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। वो सिचुएशन को लेकर वो अपने थॉट्स को लेकर किस तरह से वो बात करते हैं, अपनी नीड्स को लेकर किस तरह से वो बात करते हैं। इसका भी आप रोल अदा कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। या एक स्टेक हाउस वेटर और वेटरेस और कस्टमर, यानी वेटरेस और कस्टमर के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं उनके उनके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। उनको भी आप इनको एज अ प्रैक्टिस में एज अ प्रैक्टिस एक्टिविटी उसको आप कर सकते हैं। या एक फार्मिस्ट और कस्टमर के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस सिचुएशन को लेकर किस तरह से लैंग्वेज स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, लैंग्वेज वर्ड्स का यूज़ होता है, उन सबको आप नज़र में ला सकते हैं। या पुलिस ऑफिसर और टूरिस्ट के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो किस तरह से होती है, या कैशियर और कस्टमर के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो क्या है। एक आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कर सकते हैं। या इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी जो है वो भी किस तरह से डायलॉग्स जो है वो किस तरह से डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सबको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुबाहिस पर, यानी डिबेट्स। डिबेट्स जो है ये एक यानी एक कंपटीशन की तरह होता है, जिसमें 2 अपोजिंग टीम्स जो हैं, वो स्पीच का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद अपना आर्गुमेंट देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ, उनके ख़यालात के साथ किस तरह वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये उनको हम डिबेट कहते हैं। डिबेट जो है वो क्लासरूम में भी हम कर सकते हैं या किसी टॉपिक को लेकर। इससे हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स जो है इससे खाली वो मजबूत नहीं होती हैं, बल्कि हम हमारी जो वोकेबलरी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी डेवलप हो जाती है। तो इस डिबेट में एक जज होता है और जज के अलावा 3 या 4 स्टूडेंट्स रहते हैं जो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। और एक ग्रुप एक टॉपिक, दोनों एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स को लेकर जिस पे वो स्टैंड होते हैं वो अपना एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं उस टॉपिक पे। और दूसरा ग्रुप जो है वो अपनी तरीके से एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस टॉपिक पे। और एक जज होता है जो इनके दरमियान जो है वो फिर लास्ट में फैसला करता है कि किसका आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रांग रहा है और किसका वीक रहा है, किसके कितने पॉइंट्स हैं, कौन एक फाइनल विनर है, वो फिर जज जो है डिसाइड करता है। तो इससे जो बहस के दौरान बोलने की महारत की तक़वियत मिलती है, यानी स्पीकिंग स्किल्स में डेवलपमेंट मिल जाती है। इससे हमारे जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं डिबेट्स के ज़रिए। तो हमारी खाली ओरल लैंग्वेज को इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, बल्कि एक आर्गुमेंटेटिव लैंग्वेज भी इससे डेवलप हो जाती है। इसमें जो टीम मेंबर्स हैं वो
जज को परसुएड नहीं कर सकते वो अपने, लेकिन जिस तरह से वो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, जिस तरह से वो अपनी आइडियाज़ को आगे रखते हैं, अपने प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को आगे रखते हैं, प्रेज़ेंटेशन की स्किल्स के बेसिस पे, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे, उनके स्किल्स के बेसिस पे जो जज है वो डिसीजन लेता है। यानी ये जो टीम मेंबर्स हैं वो जज को वैसे परसुएड नहीं कर सकते, या किसी फ्रेजेस का इस्तेमाल करके या कुछ एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके जज को परसुएड नहीं कर सकते, बल्कि जज को वो अपनी इलैबोरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए परसुएड कर सकते हैं। डिबेट में लिसनिंग स्किल्स, बोलने की स्किल्स जो है, यानी ओरल स्किल्स तो इसमें डेवलप हो ही जाते हैं। इसके अलावा लिसनिंग स्किल्स भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। यानी टीम मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को किस तरह से सुनते हैं, एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से सुनते हैं, या एक कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो भी एक लिसनिंग, सुनने की सलाहियत जो है वो भी डिबेट में डेवलप हो जाती है। और किस तरह से टोन को समझता है, किस तरह से वो स्पीकर के टोन को समझना, स्पीकर के पॉइंट को समझना, या अपोजिंग स्टेटमेंट को समझना, ये सब जो है इसमें डेवलप हो जाती है। इसके अलावा लिसनिंग स्किल्स के अलावा इसमें राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। यानी इसमें जब एक टीम दूसरी टीम के जो आर्ग्यूमेंट के यानी पॉइंट्स जो हैं वो लिखते हैं, नोट टेकिंग जो है, नोट टेकिंग की मदद से जो है वो राइटिंग स्किल्स उससे डेवलप हो जाती है। या एक कभी कभार जज ये भी कहता है कि उस पे जो ये डिबेट हुआ है उस पे आप ऐसे लिख सकते हैं, उस पे आप उस टॉपिक के फिनिशिंग डिबेट जो है, फिनिशिंग डिबेट के कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, या उसके अगेंस्ट भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में जो नोट टेकिंग है या ऐसी राइटिंग टेक्निक्स हैं डिबेट के अंदर, उससे हमारे स्किल, उससे हमारी कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें डेवलपमेंट आ जाती है। तो राइटिंग स्किल्स के अलावा, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ओरल स्किल्स के अलावा रीडिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि किसी टॉपिक पे डिबेट करना है उन्हें, तो एक एक प्रॉपर यानी एक आर्टिकल्स का इस्तेमाल करता है, एक लिटरेचर का एक रिव्यू वो देता है, लिटरेचर पूरा लिटरेचर के यानी वो बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ता है, वो बहुत सारी वेबसाइट्स को देखता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे हासिल करता है और उसको इवैल्यूएट करता है। तो इस बेसिस पे जो है वो उससे रीडिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। तो इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग भी इससे डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट या एक जो डिबेट के मेंबर्स जो होते हैं, जब वो किसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट, अपने आइडियाज़ जो हैं वो पेश करते हैं, तो उससे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। वो सीखता है कि किस तरह से उसके आइडियाज़ जो हैं, उनको लॉजिक वे में किस तरह से क्रिएट करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको किस तरह से क्रिएट करना है, उनको किस तरह से एक क्लियर मैनर में पेश करना है। तो ये सब जो है उससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि डिबेट में किस तरह क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। यानी इनमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो टीम मेंबर्स या जज को जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यानी सबसे पहले जो है वो टॉपिक है, कौन-सा टॉपिक चूज़ करना है, या जैसे कि क्या पेपर बुक्स या ई-बुक्स, पेपर बुक्स ज़रूरी है या ई-बुक्स ज़रूरी है? या एक डिबेट हो सकता है, शुड एनिमल्स बी यूज्ड फॉर द मेडिकल एक्सपेरिमेंट? क्या हमें एनिमल्स का इस्तेमाल करना चाहिए मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इन इन टॉपिक्स पे भी डिबेट कर सकते हैं। यानी टॉपिक का, डिबेट के अंदर टॉपिक का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद टीम किस तरह से क्रिएट करना है, टीम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, और टीम को किस तरह से किस पर्सन को किस टीम में रखना है, वो भी एक काफ़ी अहम बात है जिनको यानी
जिनको मबाहस में लाना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। या तो यूजुअली जो है स्टूडेंट्स अपनी चॉइस पे ग्रुप्स बनाते हैं, या टीचर की मदद लेकर वो ग्रुप्स बनाते हैं, या कभी-कभार अपनी पर्सनल फीलिंग्स के रिलेटेड जो है उसके बेस पे भी ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड रेलेवेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करना, किस तरह से वो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो अपने घर पर भी कुछ किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्कूल लाइब्रेरी में भी कुछ किताबों का इस्तेमाल करके इस टॉपिक पे वो मुताला कर सकते हैं। या आजकल इंटरनेट या वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम जो है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिबेट जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। डिबेट के इस टॉपिक के अगेंस्ट कौन-सा टीम रहेगा, इस टॉपिक के सपोर्ट में कौन-सा टीम रहेगा। वो भी जो है वो सब डिसाइड करना है सबसे पहले। यानी या किस तरह से की स्पीकर्स जो हैं वो कौन रहेंगे डिबेट में, किस टीम में कौन-सा की स्पीकर रहेगा, वो किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा। ये सब जो है ये इन स्टेप्स को सबसे पहले फ़ॉलो करना है। तो उसके बाद जो है ये भी देखना है कि क्या सारे मेंबर्स में हर किसी मेंबर्स के पास हैंडआउट्स हैं, क्या हर कोई मेंबर जो है वो रूल्स को फ़ॉलो करता है, वो ऑब्जेक्शन कार्ड्स का इस्तेमाल करता है। तो ये सब जो है इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या जज के पास एक प्रॉपर मटेरियल है, यानी क्या वो क्लॉक का इस्तेमाल करता है, या बज़र हो, या नेम टैग्स हो, या क्या वो रूल्स को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करता है। ये सब जो है इनको बहुत ही ध्यान में लेना चाहिए। तो उसके बाद जो है डिबेट्स को किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाएँ, किस तरह से हम क्लासरूम में डिबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर जो है हम बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट कर सकते हैं। जैसे क्या टीचर्स जो है कंप्यूटर्स क्या वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? इस पे भी जो है वो बहस हो सकती है। इसके प्रॉस, इसके कॉन्स जो है वो हो सकते हैं। इसके प्रॉस जो हैं वो ये है कि टीचर जो है वो कभी-कभार अनफेयर होती हैं, या कभी-कभार काफ़ी ऑब्जेक्टिव रहती है, सब्जेक्टिव रहती है स्टूडेंट्स की ओर, या वो मिस्टेक्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा इसके बनिस्बत अगर हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता, कंप्यूटर कभी रॉन्ग आंसर नहीं देता है। तो ये सब जो है ये ड्रॉबैक्स जो हैं ये टीचर में देखने को मिलती हैं। अब इसका कौन देखेंगे, इसका कॉन्स जो है इस टॉपिक का कॉन्स वो ये है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के इमोशंस को समझती है, या वो स्टूडेंट्स के उसके थिंकिंग को समझती है, उसके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझती है। इसके बनस्बत अगर हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर खाली हमें राइट आंसर देते हैं, वो एज अ मशीन काम करती है, वो एज अ ह्यूमन उसके पास कुछ इमोशंस नहीं है, वो हमें स्टूडेंट समझकर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, वो एक इंडिविजुअल वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये सब जो है इस टॉपिक के प्रॉस और कॉन्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट कर सकते हैं क्लासरूम्स में। जैसे क्या स्कूल यूनिफ़ॉर्म जो है वो स्कूल्स में कंपल्सरी है या नहीं? तो इसका भी प्रॉस और कॉन्स हो सकता है। एक टीम इसके प्रॉस को डिस्कस करेगा और दूसरा टीम इसके कॉन्स को डिस्कस करेगा। या एक और क्या जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट की लाइफ जो है वो फन लाइफ है कि चाइल्डहुड की लाइफ जो है वो फन लाइफ है। इसके भी प्रॉस और कॉन्स हो सकते हैं। या क्या ई-बुक्स बेटर है पेपर बुक से? या सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से हमारी ह्यूमन कम्युनिकेशन को किस तरह से वो डिक्रीज़ कर रही है? तो बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है उस पे हम डिबेट कर सकते हैं। अब डिबेट का जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है उसका एक जज को दोनों टीम्स को सबसे पहले एक टाइम का पाबंद रहना बहुत ही ज़रूरी है। जज को भी टाइम का पाबंद रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी स्टेजेस आ सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव स्टेज जहाँ पर की स्पीकर्स जो हैं उनको 10 टू 12 मिनट्स दिए जाते हैं कि वो किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे, उसको किस तरह से कंक्लूड करे, उसके पॉइंट्स को किस तरह से डिस्कस करे।
तो हर किसी टीम मेंबर के लिए ये सब टाइम दिया जाता है। उसके बाद रिब्यूटल स्टेज आती है, जहाँ पर वो एक रेफ्यूट करते हैं अपोजिंग आइडिया को, किस तरह से वो रेफ्यूट करते हैं। इसके लिए भी 15 से लेकर 20 मिनट्स दिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट आती है, जहाँ पर एक कंक्लूजन जो है दोनों टीम अपने अपने आइडियाज़ को लेकर एक कंक्लूजन देते हैं। वो किस तरह से समराइज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को। फिर उसके बाद लास्ट में जजेस क्वेश्चन आते हैं। तो जज जो है वो क्वेश्चन रेज़ करता है दोनों टीम्स के लिए, और जो दोनों में से जो टीम जो है वो बेहतर तरीके से इन सवालों का जवाब देता है, तो वही जो है वो डिबेट का विनर हो जाता है। अब इसके बाद जो है कुछ रूल्स का भी इस डिबेट में ख़्याल रखने की ज़रूरत है होती है, यानी वो जो दोनों टीम्स होती हैं डिबेट के अंदर, जज जो है उसको भी रूल का ख़्याल रखना ज़रूरी है। यानी उनको एक दूसरे को, जितने भी मेंबर्स हैं इस डिबेट के अंदर, एक दूसरे के टाइम की कदर करनी चाहिए, प्लेजरिज्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी सोर्सेज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, उस सोर्स का उसका नाम देना चाहिए, उनको मेंशन करना चाहिए, या ऑब्जेक्शन कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए खाली एक बार, या इनको बार-बार इस्तेमाल डिबेट के अंदर नहीं होना चाहिए। या जैसे टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ को लाउडली और क्लियरली जो है उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। और जो अपने जब टीम मेंबर जो हैं वो अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो अपनी नोट कार्ड की ओर बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनसे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से डिबेट्स जो हैं, डिबेट्स का क्या रोल रहता है, किस तरह से हम सेकंड लैंग्वेज एज़ अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर हम किस तरह से लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इनको इफ़ेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। हम किस तरह से प्रैक्टिस स्किल्स जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल में लाकर अपनी जो कम्युनिकेशन जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। अब हम यूनिट 4 को देखते हैं, जिसका टॉपिक जो है, जिसका अनुमान है स्पीकिंग एक्टिविटीज़ 2, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस। हमारे इस यूनिट का साकत जो है वो इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट पर थोड़ा तारुफ देंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन क्या है इस पर हम बात करेंगे, मुलाकातें यानी मीटिंग्स क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, और पेशकशें जो हैं यानी जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको किस तरह से देनी होती है, उनके लिए क्या रूल्स हैं, वो सब हम इस यूनिट में जानेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें मीटिंग्स में, हमें प्रेजेंटेशंस में हमें पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से हमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उनको किस तरह से समझना है और कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कितनी उनका जो रोल है वो कितना अहम है। और इस यूनिट में हम बात करेंगे कि अपने आइडियाज़ को ऑडियंस में किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, या किस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को रिकॉग्नाइज़ करना है, उनको समझना है, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं, उनको किस तरह से डेवलप करना है, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनको किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है, ये सब हम इस यूनिट में जानेंगे। तो सबसे पहले हम तारुफ इस पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। यानी कम्युनिकेशन के लिए एक इफ़ेक्टिवली एक कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग्स, प्रेज़ेंटेशंस का काफ़ी अहम रोल है। यानी पब्लिक का सब यूजुअली जो है स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सबसे बहुत ही बड़ा फ़ियर रहता है उनको। यानी ऑडियंस में वो बात नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोगों में उनको डर लगता है कि अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करना, या अपने बारे में
या किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना उनको बहुत ही डर लगता है। तो सबसे पहले इस फ़ियर को जो है वो उन उसको हटाना है। स्टेज फ्राइट जो है वो सबसे बड़ा फ्राइट है स्टूडेंट्स के अंदर वो देखने को मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट जो है ये काफ़ी कॉन्शियस रहता है कि मैं स्पॉटलाइट हो जाऊँगा या मेरे अंदर मेरे में एक्सपीरियंस नहीं है या उस वजह से भी स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रह सकती है। या जो एक यूजुअली खाली स्टूडेंट्स में नहीं यानी जो बहुत सारी सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो स्टेज प्रेज़ेंस जो है उनकी वो उनमें काफ़ी फेयर रहता है या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं रहते हैं। तो इन सब को ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उनको किस तरह से ओवरकम किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन से, मीटिंग से, प्रेज़ेंटेशन से इनको ओवरकम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या है? ग्रुप डिस्कशन जो है ये डिस्कशन किया जाता है 2 ग्रुप्स के दरमियान अम, जो जो किसी आइडियाज़ के रिलेटेड उनका किसी भी आइडिया, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड उनका डिस्कशन होता है। यूजुअली ग्रुप्स में 8 से या 12 मेंबर्स इसमें होते हैं। जो अपने आइडियाज़ को फ्रैंकली, फ्रीली पेश करते हैं या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी इश्यू के रिलेटेड वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो एक टाइम लिमिट जो है वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर होता है यानी 20 टू 30 मिनट्स जो है वो हर किसी मेंबर्स को देते हैं वो दिया जाता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई शुड वन लर्न ग्रुप डिस्कशन स्किल यानी एक शख्स को ग्रुप डिस्कशन स्किल सीखने की ज़रूरत क्यों है? हम यूजुअली देखते हैं ग्रुप डिस्कशन जो है ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको हम देख सकते हैं किस तरह से हम फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, फैमिली मेंबर से हम डिस्कस करते हैं, अपने कलीग से किसी भी मुद्दे पे हम बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं। एक्सप्रेस करते हैं। तो ये नॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, इनफॉर्मल चैट से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसका एक सीरियस टॉपिक को लेकर यूजुअली डिस्कशन किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली हम देखते हैं जॉब मार्केट के रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन किया जाता है या इंटरव्यू के दौरान जो है पैनल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं या जो या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन जो है ये एक मॉडर्न मेथड है जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को वो एसेस किया जाता है उससे। ये एक टेक्नीक भी है, ये एक आर्ट भी है जो स्टूडेंट की वर्दीनेस जिससे पता चलती है। तो ग्रुप डिस्कशन स्किल्स डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, जो उसका फॉर्मेट है इसकी जो वो डिफर हो जाता है सिचुएशन के रिलेटेड वो कंटेंट के बेसिस पे वो मुख्तलिफ रहता है। लेकिन जो उसकी जो की स्किल्स जो हैं वो हमेशा हर जगह सेम रहती हैं। ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ग्रुप डिस्कशन करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इन स्किल्स को डेवलप करें क्योंकि इन स्किल से ग्रुप डिस्कशन से लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी जो है उसमें भी डेवलपमेंट आ जाती है। तो इन सबको प्रैक्टिस में लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कुछ शर्तों पर बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या शर्तें हैं और किन शर्तों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक जो है वो पैनलिस्ट को दिया जाता है। उसके बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसकी जो पूरी प्लानिंग की जाती है और एक सेल्फ नॉलेज विद सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये होना चाहिए यानी नॉलेज भी होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसके साथ-साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स या पावर ऑफ स्किल यानी पर्सनल स्किल्स या पावर ऑफ स्पीच जो है वो भी इसकी जो इन सब में शामिल है। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल किस तरह से जो ग्रुप डिस्कशन जो मेंबर है
किस तरह से वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, वो अपनी प्रेज़ेंटेशन स्किल को किस तरह से दिखाता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जो है उससे क्या एक्सप्रेस हो जाता है। तो उसकी पर्सनल अपीयरेंस जो है वो भी इस पे काफ़ी असर डालती है। तो अपीयरेंस और क्या जो मेंबर है इस डिस्कशन का जो मेंबर है, क्या वो कूल है, क्या वो हाइपर है या किस तरह से वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं या पॉलिटिकल पे, स्पोर्ट्स पे, साइंस पे या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, लेकिन एक गिवन टॉपिक है उसके रिलेटेड किस तरह से वो बात कर सकता है। तो ये सब जो है इनको सबसे पहले ही इनको प्लॉट किया जाता है, किस तरह से ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक क्या रहेगा, किस तरह इनको प्लान करना है, कौन ग्रुप डिस्कशन में इसमें किस तरह से मेंबर्स जो हैं वो शामिल हो जाएँगे, किस तरह से टाइम जो है हर किसी मेंबर के लिए दिया जाएगा, किस टॉपिक पे कैसे किस तरह से पर्सनल अपीयरेंस जो है वो होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। या ग्रुप डिस्कशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें देखने को मिले। यानी इससे हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी एक्सपेंड होती है। इससे पता चलती है कि हमारे में क्या कमज़ोरी है, हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, हमारे अंदर क्या ताकतें हैं, उससे भी वो एनालाइज़ हो जाती हैं। और हम जो है क्या हमारी जो पर्सनैलिटी है क्या हम उसको इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं जो हम हैं, क्या वो इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस वो हो रहा है, क्या हमारे अंदर एकेडमिक लीडरशिप है, एकेडमिक नॉलेज है, लीडरशिप स्किल्स हैं। इससे लैंग्वेज स्किल्स में भी डेवलपमेंट आ जाती है, इससे लीडरशिप स्किल्स में भी डेवलपमेंट आ जाती है, इससे एकेडमिक स्किल्स में भी डेवलपमेंट आ जाती है, इससे जनरल नॉलेज में या टीम वर्क में या लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, इसमें भी डेवलपमेंट आती है। अब हम कुछ डूज़ और डू नॉट्स देखते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ग्रुप डिस्कशन में डूज़ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें जब भी स्पीकर बात करता है, वो एप्रोप्रिएटली बात करना चाहिए, वो क्लियरली बात करना चाहिए, लाउडली वो बात करना चाहिए। या जब भी वो कुछ ओरिजिनल पॉइंट्स जो है, उनको सामने रख रहा है, वो उनमें रीज़निंग होनी चाहिए, वो लॉजिकल वे में उनको एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। या उनमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। इसके बाद जो है जब एक ग्रुप मेंबर जो है वो किसी भी पॉइंट को लेकर वो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है या उसका जो मॉड्यूल है उसका वॉल्यूम है, पिच है, टोन है, उनका बहुत ही ख़्याल रखना है। या अपनी फीलिंग्स की और दूसरों के इस तरह ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों की फीलिंग्स को जो है वो ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। उनमें यानी काफ़ी सेंसिटिव रहना चाहिए या कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ एश्योरेंस के साथ जो है ग्रुप मेंबर्स को बात करना चाहिए और दूसरे पार्टिसिपेंट्स की बात सुनना भी बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से दूसरे पार्टिसिपेंट की बात जो है उनको पेशेंटली सुनना, उनको केयरफुली सुनना ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो डू नॉट्स हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर किन डू नॉट्स का हमें ख़्याल रखना है, हमें उनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले शाय रहना, नर्वस होना ये इसको आइसोलेट करना चाहिए। उसके बाद जब कोई दूसरा पार्टिसिपेंट बात कर रहा हो, उसकी बात को रोकना नहीं चाहिए। उसकी बात को क्लियरली सुनना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ आर्गुमेंट पेश करना चाहिए। या अपनी पोजीशन, अपनी ओपिनियंस को बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए या किसी की राय पे उसका कोई मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना तो बहुत ही ज़रूरी है लेकिन किसी का मज़ाक उड़ाना ये डू नॉट्स में आता है। किसी का मज़ाक उड़ाना है, किसी के आइडियाज़ के रिलेटेड उसको मज़ाक उड़ाना ये अ, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से दूसरों को एड्रेस करना है ये सब जो है उनका केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है डिस्कशन में हमें एसओ2 रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पेशेंट लिसनर जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। राइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है और एनालिटिकल और फैक्ट ओरिएंटेड रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया।